डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। पिछले हफ्ते हमने देखा था भारतीय कृषि के संस्थागत पक्ष को, आज हम देखेंगे उसके तकनीकी पक्ष को। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। आज भी 50% जनसंख्या प्रत्यक्ष तौर पर अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है और 2/3 से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर किसी न किसी रूप में खेती से अपना जीवन निर्वाह करती है। ये आंकड़े इस बात को बताने के लिए पर्याप्त हैं कि स्टिल इंडियन एग्रीकल्चर प्लेज ए वेरी बिग रोल इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बढ़ता हुआ महत्व को यह उजागर करता है। यहाँ हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने चर्चा करी थी हरित क्रांति। हरित क्रांति का आधार मुख्य रूप से तकनीकी था। तकनीकी के उपयोग से ही हम कृषि में इम्प्रूव्ड इनपुट्स का उपयोग कर पाए और उन तकनीकों के इस्तेमाल से ही हम देश को अनाजों के मामले में, खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर कर पाए। जहाँ तकनीकी पक्ष को समझने से पहले ये ज़रूरी है जानना कि कृषि में तकनीकी पक्ष कितना आवश्यक है, कितना उसकी उपयोगिता है और क्या वह भारतीय कृषि के संदर्भ में उचित भी है। कारण कि हमेशा तकनीकी या नवीनतम तकनीक हमेशा महंगी होती है। भारतीय कृषि में उन किसानों का बोलबाला है जो किसान छोटे हैं और सीमांत हैं, जिनके पास बहुत छोटी जोतें हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों के लिए नवीनतम तकनीकी का उपयोग करना कितना संभव है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस तकनीकी पक्ष को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। पहली बात यह है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की लैब से टेक्नोलॉजी ईजाद होती है और क्या वह किसानों तक, उनके खेतों तक पहुंच पाती है, नंबर 1। नंबर 2, अफोर्डेबिलिटी। क्या किसान, चूँकि किसान, अधिकांश किसान है वो छोटा है, सीमांत है, जिसके पास इतनी छोटी जोतें हैं कि उनकी लागत मूल्य भी निकलना मुश्किल होता है। तो क्या ऐसी स्थिति में वो ऐसी तकनीकी जो महंगी है उसका उपयोग करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अफोर्डेबिलिटी। तीसरी बात यह है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन गैप। किसानों को, अधिकांश किसान अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको तकनीकी नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं होती है, फलस्वरूप वो उसका खेती में उपयोग नहीं कर पाते। तो एक जो गैप है वो गैप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली बात ये आती है कि क्या टेक्नोलॉजी को लेकर के फार्मर्स फ्रेंडली हैं, या यूँ कहें कि इज टेक्नोलॉजी इज फार्मर्स फ्रेंडली। क्या टेक्नोलॉजी है वो फार्मर्स फ्रेंडली है, कि किसानों तक उसकी पहुंच है कि नहीं है, किसान इतने शिक्षित हैं कि नहीं हैं, किसानों को बारे में इस तरह की जानकारी दी जाती है कि नहीं दी जाती है। और उसके साथ साथ नवीनतम तकनीकी जब भी आती है तो नवीनतम तकनीकी एक वर्ग विशेष तक सीमित होकर के ही रह जाती है। आखिर क्यों? तो ये कुछ कारक हैं जो नवीनतम कृषि तकनीकी को लेकर के भारतीय किसानों के संदर्भ में उसकी चर्चा की जाती है। हमारे यहाँ
70% से भी अधिक जोतते हैं वो सीमांत या छोटी जोतते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों के लिए ये मुश्किल होता है कि वे उसकी लागत वहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों की चर्चा करने के लिए आज ये तकनीकी पक्ष हमने लिया है। तकनीकी पक्ष में जैसे हम शुरू में देख रहे हैं कि किसी भी देश में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, उच्च तकनीकी का उपयोग करके हम प्राकृतिक संसाधनों का देश के आर्थिक और देश के कृषि विकास में महत्वपूर्ण उनका उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी देश में प्राकृतिक संसाधन कम मात्रा में है तो भी उन्नत तकनीकी के माध्यम से उस देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है और कम प्राकृतिक संसाधनों की कमी महसूस नहीं होती है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है और ऐसी स्थिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण उसका भाग है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से हम न केवल साधनों के कुशलतापूर्ण उपयोग को संभव बना सकते हैं, बल्कि उतने ही श्रम, उतनी ही पूंजी और उतनी ही इनपुट्स का उपयोग करके हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से कृषि, विनिर्माण, निर्माण और सेवा जैसे क्षेत्रों में भी उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। चूँकि स्वतंत्रता के वक्त हमारे यहाँ प्राथमिक क्षेत्र का यानी कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों का ही सकल घरेलू उत्पादन में बोलबाला था, लेकिन बढ़ी हुई तकनीकी, उन्नत तकनीकी के माध्यम से आज द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का भी सकल घरेलू उत्पादन में तेजी से योगदान बढ़ा है। और इसी का उदाहरण है कि आज सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी अधिक हो चुका है। ये सब संभव हो पाया है उन्नत तकनीकी के प्रयोग से। इसलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा विकास को गति प्रदान की जा सकती है। पहले जनसंख्या कम थी, इसलिए संसाधनों पर दबाव अधिक था। पहले जनसंख्या कम थी, इसलिए संसाधनों पर दबाव कम था, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की प्रचुरता है। लेकिन जिन देशों में संसाधनों की कमी है वहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जनसंख्या के बढ़ने के चलते हम उन्नत तकनीकी का उपयोग करके अपने प्राकृतिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम आत्मनिर्भरता के साथ साथ उसको निर्यात भी कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत में विशेषकर नियोजन काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों की समग्र भौतिक उपज में वृद्धि हुई है और सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं में भी परिवर्तन हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा कि अब उन्नत तकनीकी के प्रयोग से सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का रोल है, महत्ता है, भूमिका है, वो बढ़ी है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में स्थापित हुई है, लेकिन तकनीकी के प्रयोग के द्वारा हम इसे और अधिक व्यापक विस्तार दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा देश चाइना जैसे देश की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बहुत पीछे है। यद्यपि हमारे यहाँ सकल बोया गया क्षेत्र अधिक है चाइना की तुलना में, लेकिन बावजूद उसके हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पीछे हैं। कारण कि अभी भी हम तकनीकी का समुचित इस्तेमाल अपनी कृषि कार्यों में नहीं कर पा रहे हैं। यह आवश्यक है कि हम आने वाले समय में इसको बढ़ाएं। इसके बाद हम बात करते हैं कृषि पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव का। अभी तक हमने इसकी बात करी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि
पर उसके उसकी कितनी सार्थकता है, कितनी उपयोगिता है। जहाँ तक प्रभावों की बात है तो हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव को श्रम, भूमि और समय की बचत वाले प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के प्रभाव के कारण प्रति उत्पादन इकाई पर श्रम की अपेक्षाकृत कम मात्रा लगती है। इसे इस रूप में बताया जा सकता है कि समान श्रम के प्रयोग से अपेक्षाकृत अब अधिक उत्पादन प्राप्त करना संभव हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य कि यदि उन्नत तकनीकी किसानों को उपलब्ध करवाई जाए तो कम श्रम में भी अधिक उत्पादकता संभव है, अधिक उत्पादन लेना संभव है। इसके साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दूसरा प्रभाव भूमि बचत करने वाली क्षमता के रूप में भी दिखाई देता है। नवीन प्रविधियों का इस्तेमाल करके कम से कम भूमि पर भी हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उपज का किसी दी हुई मात्रा के लिए अब कुछ फसलों की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात यदि हम फसली क्षेत्र नहीं बढ़ा पाएँ तो भी हम उन्नत किस्म के बीजों, उन्नत किस्म की तकनीकी का प्रयोग करके विद्यमान फसली क्षेत्र में भी कई गुना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तीसरा प्रभाव समय बचत करने की क्षमता के रूप में भी सामने आता है, अर्थात अब अपेक्षाकृत कम परिपक्वता अवधि वाले बीजों का प्रचलन हो गया है। क्योंकि पहले तकनीकी के अभाव के चलते कुछ फसल ऐसी जो साल भर में पकती थी, जिससे किसान एक ही फसल ले पाता था। अब नई तकनीकी के इस्तेमाल से कुछ बीज इस तरह के ईजाद किए गए, ऐसी तकनीकी इस्तेमाल की गई कि अब वो बीज की परिपक्वता अवधि कम हुई है और किसान 2 फसल तो लेता ही है, कई बार 3-3 फसलें भी लेकर के उत्पादन बढ़ा सकता है, अपनी आय बढ़ा सकता है। ये है प्रौद्योगिकी का प्रभाव। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हम कृषि में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यद्यपि कृषि में अनिश्चितता है, अनियमितता है, फिर भी इनपुट्स के बेहतर इस्तेमाल से, उनमें तकनीकी के प्रयोग से हम उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम पहली तत्व के रूप में आज बात करेंगे कि सिंचाई के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके हम कितना उत्पादन को बढ़ा पाए हैं और कितना सिंचाई सुविधाओं को बढ़ा पाए हैं। देश की आबादी का 50% से भी अधिक हिस्सा अपनी आजीविका के लिए खेती पर प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर है और ऐसे स्थिति में भारतीय कृषि मुख्य रूप से सिंचाई पर निर्भर है। सिंचाई उसकी रीढ़ है। भारत अलग अलग भौगोलिक स्थितियों, जलवायु, वनस्पतियों वाला विभिन्न जैव विविधताओं से भरा देश है। कृषि के लिए जल अनिवार्य तत्व है। यह वर्षा द्वारा या कृत्रिम सिंचाई के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी और ठीक समय पर होती है उनमें पानी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है वहाँ पर कृत्रिम सिंचाई के सुविधाएं जुटा करके खेती को पानी देना आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा प्रचुर मात्रा में होने पर भी वर्ष भर में वर्षा के दिन बहुत थोड़े होते हैं, परिणाम स्वरूप खेती संभव नहीं हो पाती है। जैसे चावल और गन्ना जैसे फसलों को वर्ष भर पानी चाहिए, तो इनके लिए केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, बल्कि इनके लिए सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से देश के कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 18.5 करोड़ हेक्टेयर है। मौजूदा समय में इसमें से लगभग 17.2 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पर खेती हो रही है। भारत में जहां 1950-51 में 209 लाख हेक्टेयर भूमि को कृत्रिम सिंचाई सुविधा प्राप्त थी। इम्पॉर्टेंट बात है कि 50-51 में 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को ही सिंचाई सुविधा प्राप्त थी,
जो 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार लगभग 647 लाख हेक्टेयर या 6 करोड़ 47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्राप्त है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें लगभग 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। इस तरह से देश में सिंचाई के जो कृत्रिम संसाधन उपलब्ध हैं उनमें कुओं, नहरों और ट्यूबवेल्स का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत में अभी भी 2/3 खेती यानी लगभग 60% के आसपास खेती अभी भी वर्षा आधारित है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि सरकार को दीर्घकालीन खाद्यान्न आवश्यकताओं और कृषि को एक लाभकारी क्षेत्र बनाने के लिए ऐसी नीति लानी चाहिए ताकि हर खेत को जल सुलभ हो सके। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में न केवल सरकार को निवेश बढ़ाना चाहिए, न केवल सरकार को सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करनी चाहिए, बल्कि निजी निवेश को भी आमंत्रित करके और खेती को एक लाभकारी क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत गुंजाइश है। और जैसा पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक योजना इस बारे में प्रस्तावित की थी कि देश की नदियों को जोड़ करके सभी खेतों को पानी पहुंचाया जाए। इस बारे में अभी तक सरकार के स्तर पर कागजी कार्रवाई हुई लगती प्रतीत होती है। सरकार को इसको ज़मीन पर लेकर के आना चाहिए और देश की सभी नदियों को जोड़ करके और सिंचाई सुविधाएं हर खेत तक पहुंचाना सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि नवीनतम तकनीकी के प्रयोग से सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करते हुए कृषि में और अधिक कीर्तिमान स्थापित किए जा सकें और हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर ही पूरा कर सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।